Good morning to all of you. I hope you all are good. कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ये जो चैप्टर है इसमें नेटवर्क से जुड़े हुए, इंटरनेट से जुड़े हुए बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी, बहुत कुछ इस चैप्टर में आता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आता है, लेकिन इस एक ही वीडियो में नहीं, अलग अलग वीडियोस में। फिलहाल यहाँ से शुरुआत है इस वीडियो की, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं नेटवर्क डेफिनेशन से। एज यूजुअल हर कम्युनिकेशन नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में शुरुआत नेटवर्क से होती है ज़्यादातर। नेटवर्क एंड इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। मतलब कुछ कंप्यूटर्स का ऐसा कलेक्शन जिससे थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को शेयर करने का मतलब, जैसे हम लोग स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं पर भी हैं, इंफॉर्मेशन तो हमेशा ही शेयर करते रहते हैं। मतलब कि अपने व्यूज़, अपने विचार, ठीक, तो वो इन्फॉर्मेशन हो गई। सिर्फ विचार ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, कई बार हम लोग का सिलेबस भी होता है, नोट्स भी होते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन का ही हिस्सा है। इसके साथ ही हम लोग रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई पेन लाया है क्या एक्स्ट्रा? कल हम नहीं आए थे तो किसी के पास कल वाले नोट्स हैं, मेरी सीट पर एक भी मैथ्स की बुक नहीं है। किसी के पास एक्स्ट्रा मैथ्स की बुक हो तो दे दूँ। रिसोर्स ही है ना शेयर करने के लिए। कोई मैथ्स की बुक शेयर कर रहा है, कोई पेन शेयर कर रहा है, कोई पुराने नोट्स शेयर कर रहा है, एक्सेट्रा। सेम इसी मैनर में नेटवर्किंग में भी रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन व्यू हो सकते हैं, यहाँ पर नोट्स हो सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो मुझे एक से दूसरे तक पहुँचानी है, आराम से जा रही है, मैसेज इन शॉर्ट। रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स भी कई सारे होते हैं जो शेयर करते हैं। जैसे कि किसी ऑफिस में 10 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर के साथ हम लोग 10 प्रिंटर नहीं प्रोवाइड कर सकते। हम लोग मतलब कोई भी कंपनी एक ही ऑफिस में जहाँ पे सिर्फ 10 ही कंप्यूटर हैं, उस 10 कंप्यूटर के साथ वो प्रिंटर प्रोवाइड नहीं करती, ठीक। तो ऐसे में वो 10 कंप्यूटर एक प्रिंटर को शेयर करते हैं, तो वो रिसोर्स शेयरिंग है। अब ये नहीं कहने कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 प्रिंटर हो ही नहीं सकता। अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, 10 क्या 20 प्रिंटर हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा फ़िलहाल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जिस कंपनी में सिर्फ 10 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर के साथ हम लोग 10 प्रिंटर प्रोवाइड नहीं करते। वो फर्जी का खर्चा भी है, उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, और एक्सेट्रा बहुत सारी कॉस्ट वहाँ पर ऐड हो जाती हैं, ठीक। तो अब ये डेफिनेशन समझ में आई। एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इन्फॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कुछ कंप्यूटर्स का कलेक्शन जो कि वर्किंग में हो, वो कंप्यूटर नेटवर्क है। इसका मेन गोल क्या है? शेयरिंग रिसोर्सेज। अभी बताया मुझे रिसोर्स शेयर करने हैं, पेन, बुक, जस्ट लाइक प्रिंटर। रिलायबिलिटी, आसानी से वर्किंग हो रही है। रिड्यूस्ड ओवरऑल कॉस्ट, बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी। मैं एक काम करूं तो अगर मैं रिलायबिलिटी, रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट और बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी को एक ही एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे जब आज से कुछ 15-20 साल पहले, मान लीजिए आपका कोई घर का सदस्य आउट ऑफ कंट्री में जॉब करता है, आउट ऑफ स्टेट में जॉब करता है, तो उस तक मैसेज कैसे जाता था? बाय पोस्ट, हैंड रिटन। और वो किस तरह के होते थे? वो रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर मुझे अर्जेंट में किसी को कोई मैसेज भेजना है तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट हो सकते हैं, स्पीड पोस्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक। और अगर जल्दबाजी में मैसेज नहीं भेजना है तो नॉर्मल एक पोस्ट कार्ड में लिख कर भेज दिया जाता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 7 दिन में पहुँचेगा कि 7 साल में। तो ये बात हो गई। अब रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट, इसको भी हम यहीं पे जोड़ेंगे। जैसे आउट ऑफ कंट्री या स्पीड पोस्ट या टेलीग्राम या रजिस्टर्ड पोस्ट कर रहे हैं
तो उसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ से लेकर के हंड्रेड्स में हो सकती है। अगर वो आउट ऑफ कंट्री है तो हंड्रेड्स में होती ही होती है, अभी भी होती है। बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मैसेज को पहुंचने में, बाई पोस्ट हैंड रिटन मेल को पहुंचने में कम से कम 1 दिन से 2 दिन लग ही जाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा तो उसकी कोई गारंटी होती ही नहीं है। ठीक, तो मतलब अब क्या है, हम लोग मैसेज आसानी से पहुंच जाते हैं, विद इन मिनट्स पहुंच जाते, सॉरी विद इन सेकेंड्स पहुंच जाते हैं, कॉस्ट ना के बराबर लगती है, इसीलिए कम्युनिकेशन भी जल्दी यानी कि अच्छी फैसिलिटी पर होता है। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, अर्थात एक तरीके से हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग, ये कब बना, कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुई, कब कहाँ कैसे पहुँचा, एक्सेट्रा। हालांकि हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे ईयर्स होते हैं जिसको याद करना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। खैर, लेकिन किसी का प्रेजेंट उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ था, तो ज़रूरी होता है पढ़ना। स्टार्टिंग होती है ARPANET यानी कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। अब जो ये नेटवर्क है इसका डेवलपमेंट किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US ने, जिसका मेन मोटो यानी कि डेवलपमेंट के समय तो इनका मेन मोटो था कि हमें क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये रहा था शायद, जैसा बुक में पढ़ते हैं कि ये अपने आर्मी बेस कैंप तक मैसेज को ईज़िली पहुंचाना चाहता था, जल्दी पहुंचाना चाहता था, जिसकी वजह से किया गया। अब उसके बाद आता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क अर्थात NSF नेट, जिसको NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने फंड किया था, दैट्स वाई इट्स नेम इज़ NSF नेट अर्थात नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। 1980s में डेवलप हुआ था। इसमें जो चेयरमैन था ARPANET से, वो ये था कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सी बातों पर रिसर्च करा। जैसे पहले क्या होता था, मैसेज एक ही टाइप के कंप्यूटर्स या एक ही टाइप की मशीन्स पर वर्क कर रहे थे, डिफरेंट मशीन्स पर वर्क नहीं कर रहे थे, प्रोटोकॉल्स यानी कि रूल्स नहीं थे, मैसेज करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो अब इनका मेन मोटो रहा कि इन लोगों ने प्रोटोकॉल्स पर रिसर्च करा, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पर रिसर्च करा और एक नया नेटवर्क बनाया जो कि उससे बेटर कैपेसिटी, बेटर स्पीड और उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर बना। ठीक, नेशनल साइंस फाउंडेशन हो गया। अब वो इंटरनेट जिसको आज हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग आज यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बट इसकी शुरुआत होती है 1990s से। ARPANET, NSF नेट और अदर प्राइवेट नेटवर्क्स के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर आज जो नेटवर्क यानी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो आज बना, जिसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। अलग अलग तरह की मशीन्स पर, मोबाइल्स पर हम लोग मैसेज को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कुछ कई सारी डेफिनेशंस की। यहाँ पे सामने इम्पोर्टेंट लिखा है, यहाँ पे मैंने जोड़ा है कि कुछ, बट कुछ नहीं, कुछ के साथ कई सारी डेफिनेशंस की, क्योंकि अभी और भी कुछ कई सारी डेफिनेशन इस पिक के बाद भी आगे शो होंगी। तो सबसे पहले आया इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, छोटे बड़े कई सारे नेटवर्क का कॉम्बिनेशन मिला करके एक बड़ा बना इंटरनेट। ठीक, नेक्स्ट है गेटवे। अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। और इसके साथ ही एक और डेफिनेशन है ब्रिज। A bridge is a device that connects the network with the same standard. इन दोनों डिवाइसेस का काम नेटवर्क्स को जोड़ने का ही है, बट एक है गेटवे जो कह रहा है डिसिमिलर नेटवर्क्स को जोड़ रहा है, और एक है ब्रिज जो कह रहा है कि वो सेम स्टैंडर्ड के नेटवर्क्स को जोड़। भाई यूजुअली ब्रिज आप लोगों ने देखा होगा, अगर वो रिवर ब्रिज है तो भी वो मान लीजिए एक
फ्लोर, एक रोड, एक सरफेस से बनाना स्टार्ट होता है और दूसरे सरफेस पर जाकर के वो एंड होता है, या दूसरी साइड के सरफेस पर एंड होता है। मतलब इसे जोड़ा तो दो सरफेस को जो कि एक सेम टाइप के थे। गेटवे के लिए अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल्स जोड़ूँ या अपनी रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल, किसी का कहना है कि एग्जांपल्स अगर रियल लाइफ से जुड़े हों तो वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और टॉपिक याद रह जाता है। तो गेटवे के लिए हम अपने घर के गेट को मान लेते हैं। घर का गेट, मेन गेट, जब तक हम लोग गेट के इस तरफ हैं 90%, कभी कभी अजनबी लोग भी आते हैं 90% केस पर, कि जब तक हम लोग गेट के इस तरफ हैं हम लोग की फैमिली होती है, बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो अगर हम ये मान लें कि गेट के इस तरफ है तो वो फैमिली मेम्बर्स ज़्यादातर ब्लड रिलेशन होते हैं। जब कोई गेट पर नॉक करता है, गेट को खोला जाता है, तो अब उस गेट के सेकंड साइड पर रिलेटिव है, नहीं है, ब्लड रिलेशन का मेंबर है, नहीं है, नेबरहुड है, नहीं है, डिपेंड करता है कि गेट को नॉक किसने करा। भाई हो सकता है पोस्टमैन ने नॉक करा, हो सकता है किसी नेबरहुड ने नॉक किया हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है, होने को क्या है। तो मतलब वो गेट क्या है, वो दो डिसिमिलर डिवाइस को जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब गेट के इस तरफ के मेंबर्स जो हैं वो हो सकता है सामने वाले को जान रहे हों या उस गेट के उस तरफ के मेंबर्स को ना जान रहे हों, लेकिन जब गेट खुलेगा तो उसमें कम्युनिकेशन होगा। तो यही काम गेटवे का भी है कि वो दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को जोड़ेगा और ब्रिज दो सिमिलर नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करेगा। अब बारी आती है हब की और स्विच की। हब, देखिए हब और स्विच भी एक ही तरीके की डिवाइस और अलग अलग फैसिलिटी के साथ के डिवाइस है। मतलब हब और स्विच दोनों का ही काम है कि वो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम करते हैं। हब और स्विच दोनों का ही काम है कि वो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को किसी नेटवर्क में जोड़ने का काम करते हैं। आप डिफरेंस समझते रहिएगा। हब क्या है, हब को हम लोग एक डम्ब डिवाइस यानी कि बेवकूफ़ टाइप की डिवाइस बताते हैं, और स्विच को हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट टाइप की डिवाइस बताते हैं। कैसे? हब के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाए, जबकि स्विच के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाए। रीज़न बिहाइंड दिस, हब का यूज़ जब भी होता है तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट हैं, तो अगर मान लीजिए ए से कोई मैसेज आया, ई के लिए आया है, तो उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स अटैच होंगे वो सबको भेज देगा। अब वहाँ जाने के बाद वो ऑथेंटिकेट होगा कि हाँ वो उसके लिए मैसेज है या नहीं है, उसके बाद वो मैसेज वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो मैसेज जाएगा क्या? सभी को जाएगा। स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच सिर्फ उसी को मैसेज सेंड करेगा जिस पर्टिकुलर पर्सन या जिस पर्टिकुलर डिवाइस या जिस पर्टिकुलर नोड के लिए वो मैसेज है। तो इसी वजह से ये ट्रैफिक कंट्रोल करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की कुछ कई सारी डेफिनेशंस का अंत मैं यहाँ पर करती हूँ, और इसके आगे की कुछ कई सारी डेफिनेशंस को मैं अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करती हूँ। ठीक, तो तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लें, अथवा आप सभी समझदार हैं। धन्यवाद।